तो आज जैसे हमने कहा थोड़ी डिसीजन मेकिंग पे चर्चा करेंगे, और इस टॉपिक से मुझे काफी थोड़ा डर लगता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा डर लगता है। तो मैंने सोचा कि कैसे इस डर को थोड़ा मिटाया जाए मेरे खुद के मन से। और कोई बेहतर मौका नहीं है एक डर को मिटाने का, जब आप खुद उस डर को सामने से आप उसे कन्फ्रंट करते हैं, और उस डर को आप सबके सामने रख लेते हैं। तो फ्लो आज का मैंने ये सोचा था कि एक तो थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने आप का, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, मेरी एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, शेयरिंग अ लिटिल बिट अबाउट कि क्या प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का। और फाइनली कुछ लर्निंग्स रही हैं कि आप जब डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका क्या फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो अ लिटिल बिट अबाउट हु एम आई and what do I do? I think one thing I have to say is that I am a young person at heart, or I am a youth with my own confusions and seeking clarity on my future. So I am as much living these confusions every day, trying to seek and get more clearer every day about who am I and what do I want and how do I go about achieving that. दूसरा जो मैं हूँ, एक फैसिलिटेटर हूँ, एक सहजकर्ता कह सकते हैं, जो युवाओं के साथ सेल्फ लर्निंग पे काम कर रहा है, और युवाओं के साथ ही नहीं और एडल्ट्स के साथ भी, टीम मेंबर्स के साथ। आई थिंक एक फैसिलिटेटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हु आई एम, जिससे काफ़ी मैं कुछ सीखा हूँ अपने बारे में और लोगों के बारे में। और उस के साथ साथ मैं एक कुक हूँ, एस्पायरिंग कुक हूँ, एक ट्रैवलर हूँ। काफ़ी सारे देशों में, करीबन 25-30 देशों में, और साथ साथ भारत के सारे राज्यों में ट्रैवल किया है। और साथ साथ एक नेचर को ऑब्जर्व करने वाला, एक क्लोजली नेचर को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और ये फोटो भी वहीं से है कि एक एक्सप्लोरेशन इनटू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट बाहर भी वो फॉरेस्ट है, पर साथ साथ हम सबके अंदर भी, वी ऑल हैव अ फॉरेस्ट विद इन एज वेल। तो कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नेचर को, और नेचर से क्या सीख सकते हैं अपनी खुद की जिंदगी के बारे में, इस और हमारे यूनिवर्स के बारे में, उसको मैं काफ़ी कीनली ऑब्जर्व करता हूँ। और वो सारी जो ऑब्जर्वेशंस होती है नेचर की, उन ऑब्जर्वेशंस को अपनी लाइफ में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक कोच रहा हूँ, जो काफ़ी सारे गेम्स को एक्सप्लोर करा था जब मैं एक स्कूल जाता था और यूथ था खुद। तो आई थिंक प्ले और गेम्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है और सिखाने का मौका भी मिला है। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा है अपने खुद के सोच विचार को आगे बढ़ाने के लिए। साथ साथ मैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। स्कूल एजुकेशन, यूथ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ इस एरिया में। और कहीं ना कहीं मेरे खुद के जो अनुभव हैं और मेरी जो कहानियाँ हैं, उसको मैं आगे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों के साथ, कि ये जो अनुभव हैं हम और युवाओं तक कैसे हम पहुंचा सके, जहाँ पे खासकर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी काम रहा है, और कैसे टेक्नोलॉजी अलाउ करती है लोगों को खुद सीखने की एक प्रोसेस में जुड़ जाने के लिए। उसको मैं उस पे मैं काम करता आ रहा हूँ।
साथ साथ मैं एक सन हूँ, ब्रदर हूँ, ग्रैंडसन हूँ, हस्बैंड हूँ, दोस्त हूँ और भारत का एक नागरिक हूँ। जब मैं आई थिंक 19-20 साल का था तो हर एक युवा की तरह मैं भी खोज रहा था कुछ कि क्या करियर होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और साथ साथ इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने पिताजी से मिला और मतलब और बात की कि मुझे करियर में ये चीज़ें करने का इंटरेस्ट है, खासकर युवाओं के साथ काम करने का इंटरेस्ट है। और मेरे पास दो अलग अलग मौके हैं। एक मौका है कि मैं गांव गांव जाऊं और रूरल इंडिया में रहूं, और दूसरा मौका है कि मैं कोई और देश जाऊं और वो देश में जाके नई चीज़ें सीखूं, अपना जो माइंड सेट है उसको थोड़ा एक्सपैंड करूं। तो ये दो ऑप्शंस थे मेरे पास, और मेरे पिताजी के साथ मैंने जब ये दो ऑप्शंस की चर्चा की तो वो काफी समय से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और उन्होंने बोला कि आप गांव जाओ और गांव में युवाओं के साथ रहो और उनके साथ उनके बारे में और समझो, उनके बारे में और सीखो। और मेरी राय ये थी, मैं इंटरनेट का ज़माना था, इंटरनेट से काफ़ी सारे लोगों के साथ वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बढ़ रहा था। मैं करीबन 2000-2001 की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में इंटरनेट की वजह से मुझे लगा नहीं, मुझे दुनिया और देखनी है, मैं गांव में नहीं जाना चाहता, और दुनिया देख के मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ लोगों के बारे में और कल्चर्स के बारे में, कैसे चीज़ें चलती है उसके बारे में। तो इस दो विचारधाराओं को लेके थोड़ा तनाव आ गया घर में, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि मैं गांव जाऊं और मैं चाहता था कि मैं कहीं इंटरनेशनली बाहर जाऊं। तो मैंने अपने फैमिली के साथ, जो मेरी बहन है, मेरी मदर है, मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, उनसे जाके बात करी और कहा कि मुझे ये करना है, तो और पिताजी चाहते हैं कि आप ये करो, कि गांव जाओ, तो अब मैं क्या करूं? तो ये प्रश्न मैंने लेके काफ़ी लोगों से बात की अपने फैमिली में, और मेरे फैमिली ने बोला कि जो आपको सही लगता है आप करो, आप को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो पिताजी बोल रहे हैं वही करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा प्रोत्साहन दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो करना चाहते हो, और साथ साथ पिताजी ने भी बोला कि आप जो करना चाहते हो कीजिए, पर उनका थोड़ा सख्त सजेशन भी रहा था कि आप गांव जाइए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने जाऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं इस्तांबुल जाऊंगा, और इस्तांबुल में मैं बहुत सारे अपने नए नए लोग मुझे मिले, करीबन 12-14 देशों से मैं लोगों के साथ रहा और उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा, उनके साथ खाना बनाना सीखा, उनके साथ ट्रैवलिंग सीखा, उनके साथ कैसे नेचर में जाके एंजॉय करना है वो सीखा। तो ये ज़रूरी था कि अगर मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मैं एक नई दुनिया में जा रहा हूँ, तो मुझे एक नया परिवार मिल रहा है और उनके आंखों से दुनिया देखने का मौका मिल रहा है। तो उस अनुभव में ये ज़रूरी था कि मैं एक नए देश में जाके नए लोगों से मिलने की ओपननेस रखूं,
और करीबन 1.5 साल उधर मैंने बिताया, 1.5 से 2 साल। और बहुत लोग आते थे, बहुत लोग जाते थे, और मैं उधर एक जगह पे रहा और बहुत लोगों को आते और जाते देखा। और जब मैं वापस आया तो इस दौरान मुझे वापस आने का मौका मिला इंडिया, और एक संस्था है इंटरनेशनल यूथ फाउंडेशन, उनसे जुड़ने का मौका मिला। और उस टाइम मेरे को मेरी वाइफ से भी मिलने का मौका मिला। और जिस जगह पे मैं काम करता था वहाँ पे मैंने उनसे पहली बार मुलाकात की। और उनसे मुलाकात करके मैं बस उनके साथ काफ़ी समय बिताया, और साथ में रहने का हमने निर्णय लिया। क्वेस्ट की स्लाइड में काफ़ी सारे क्वेस्ट के लोग हैं, और साथ साथ और 250, 300, 400 और बहुत लोग हैं जिनके साथ ये मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिला। और उस प्रक्रिया में काफी समय लगा, कि 3 साल लग गए कि सोचना कि हाँ, क्या आगे तक मतलब लॉन्ग टर्म सोचना चाहेंगे, 10 साल तक काम करना चाहेंगे, या 2 साल करके 3 साल करके छोड़ देना चाहेंगे। तो कमिटमेंट और वो निर्णय लिया कि नहीं, इस पे 10 साल बिताने चाहिए करीब, कम से कम, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए उतना समय देना जरूरी है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, पर साथ साथ एवरीडे शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो ये डिसीजन लिया, तो इसका नतीजा ये है आपके सामने, कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो एक तरीके से आप देखें कि अगर कुछ भी आप डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन, आपके पास हमेशा अलग अलग चॉइस अवेलेबल होते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि आपके पास चॉइस, मेरे पास चॉइस था कि मैं इंडिया में रह के रूरल इंडिया में रहूं या इंटरनेशनल जाऊं। तो एक तरीके से वो चॉइस था जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना था, मतलब आप जो अल्टरनेटिव थे उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना था। तो एक तरीके से जो मैंने डिसीजन लिया बाहर जाने का, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक तरीके से मैं क्वेस्ट को के साथ जुड़ने का मौका मिला और उस पे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। शायद मैंने शायद रूरल इंडिया गया होता तो शायद कुछ और मौका मिलता और कुछ और वो निकल के आता, और दोनों ऑप्शंस थे सामने, पर पता नहीं था कि क्या होगा अगर हम ये पाथ जाएंगे या दूसरे पाथ जाएंगे। आपको पता नहीं होता है कि क्या होगा उस डिसीजन, तो आपको डर लगता है थोड़ा कि या लूं ना लूं। जो अनुभवी लोग होते हैं उनकी ही बात सुनकर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेरा भी ये एक लर्निंग था कि ऑप्शन था कि जो पिताजी बोल रहे हैं वही करो, पर वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र में, तो उनकी बात सुनो, या आप कुछ अपना सोच के अपने आप को थोड़ा बैकिंग दो। और वो मुश्किल होता है क्योंकि काफी सारा डिसीजन में वो तनाव खड़ा हो जाता है। जब हम लेते हैं, देखते हैं काफी टाइम 2 तरीके के डिसीजन होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन जो मैं रोज लेता हूँ, जैसे कि आज क्या खाना खाया जाए, डोसा खाना है, सैंडविच खाना है, फ्रूट खाना है, ये रोज डिसाइड करना पड़ता है। और फिर उससे भी आप पूछ लेते हैं कि आपको जो मन है, मतलब कि कोई और को बोलते हैं आप ये डिसीजन लीजिए, मुझे डिसीजन नहीं लेना है कि आज क्या खाना चाहिए, क्योंकि मुझे और डिसीजंस लेने हैं, तो मैं ये छोटे डिसीजंस नहीं लूंगा। कभी कभी ये हो जाता है। पर ये शॉर्ट टर्म के डिसीजंस आपके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म
गोल या ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक हेल्दी जीवन जीना है, आपको हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, तो ये जो शॉर्ट टर्म के डिसीजंस होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत हेल्दी रहना है, पर शॉर्ट टर्म में आप ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं आज रनिंग करने नहीं जाऊंगा, मैं आज काफी तेल घी वाला खाना खाऊंगा क्योंकि वो भी एक स्वादिष्ट खाना है। तो कभी ना कभी वो हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे इम्पैक्ट कर देते हैं। साथ साथ जैसे कि कहा, लॉन्ग टर्म डिसीजंस ये होते हैं जो आपके फ्यूचर पे काफी इम्पैक्ट करते हैं। एक डिसीजन हो सकता है कि मैं पढ़ना क्या चाहती हूँ, क्या पढ़ के मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, वो आप डिसाइड करते हो। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस करियर को लेके काफी टाइम आते हैं कि क्या मैं जॉब करूं या क्या मैं आगे पढ़ाई करूं, और उस डिसीजंस को मैं कैसे लूं, और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए इन डिसीजंस को लेने के लिए। पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस लॉन्ग टर्म आपके गोल से लिंक्ड हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में कुछ और करें और लॉन्ग टर्म गोल कुछ और हो तो उससे नहीं चलेगा। ये दोनों साथ में चलना जरूरी है, आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन। एंड कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ सही है या गलत डिसीजन है, हमेशा हर एक डिसीजन एक जगह आपको ले जाता है, एक नए रास्ता, नई जगह आपको ले जाता है। तो ये ध्यान में रखना भी है कि राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, आपकी प्रक्रिया और क्या सोच है कोई डिसीजन लेने के लिए, उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि आप आगे लॉन्ग टर्म में चाहते क्या हैं, और वो डिसीजन फिर आपको क्या वो लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाएगा या नहीं। हम अगर देखें हमारी रेगुलर लाइफ में, सिचुएशंस में काफ़ी टाइम अलग अलग डिसीजंस हम लेते हैं। जैसे कि फैमिली में कोई बीमार है और आपको एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें ध्यान रखें, आप उनका घर पे, उसका ये मतलब है कि आपको वर्क में मिस होगा, आप वर्क नहीं कर पाएंगे। ये दो अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आ जाती है जिसके बेसिस पे हमें डिसीजन में चॉइस, जो चॉइस की बात कर रहे थे, वो चॉइस करनी पड़ती है। और उस समय वो जो चॉइस करते हैं, उस समय हमको ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या काम ज़्यादा ज़रूरी है या क्या फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बीच में थोड़ा टेंशन और तनाव आ जाता है। अगर वो हम अगर एग्जाम्पल लें, तो अब इस डिसीजन को हम कैसे लें और कैसे हम उसके बारे में सोचें, वो हमें सोचना जरूरी है। तो जब ये टेंशन आ जाते हैं, उस समय हमारे लिए क्या हमारी वैल्यूज हैं, हमारी वैल्यूज हो सकती है फैमिली ओवर वर्क, या हमें हो सकता है कि दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है कुछ समय पे, और दोस्त के लिए हम कुछ भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें ये थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या हमको लगता है ज़रूरी है मेरे लिए, और फिर वो हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी एक सोच बन जाती है कि अगर ये ज़रूरी है तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं कैसे आगे डिसीजन। आई थिंक हम ये कहेंगे कि what is important right now is to really keep in mind that we all have to solve our own problems in a sense, or our own challenges, and the dilemmas are going to be there because we are not there is not just one idea about who Akash is. Akash is many things, and Akash has many different thoughts, feelings, interests, skills, and so on. So sometimes you cannot just be one person, you are many different types of people at the same time, and so ये ज़रूरी है कि हम
हमारी प्रक्रिया, what is our process of thinking about decisions. काफी टाइम हम इमोशनल हो के भावनाओं में बहकर काफी डिसीजंस ले लेते हैं और फिर लगता है कि हाँ, मैंने वो डिसीजन लिया पर कुछ और भी सोचने की जरूरत थी। शायद हम दो ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे पर शायद एक तीसरा ऑप्शन भी था। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि काफी टाइम इमोशनल होके इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं और उसको हमें काफी टाइम जरूरी होता है कि एक स्टेप बैक लेकर हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। सेशन एंड लॉट ऑफ द कंटेंट फॉर दिस सेशन हैज बीन टेकन from the digital life skills toolkit that Quest has produced, and this was the first toolkit we had produced in 2007 to help trainers and facilitators to think about how to deliver life skills for young people. So I am using the same content, I am using the same ideas, same terminologies that you will find in DLST. So please do refer to that as well as you are thinking about planning sessions, about thinking about some of these concepts for our own facilitators, trainers and so on. Decision making process एक होता है और शायद हम इस प्रोसेस का उपयोग नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। So decision making process के we think there are about 4 simple steps of the decision making process. एक है कि आप प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं कि आप क्या आपका एग्जिस्टिंग चैलेंज है या क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, और शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग स्किल है पर हम इसे डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखेंगे कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो उसके 4 आसान स्टेप्स क्या हैं। एक पहला स्टेप है कि आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि करियर के बारे में सोचना है पर साथ साथ मेरी फैमिली प्रायोरिटीज हैं उसको भी मुझे ध्यान में रखना है, तो उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर वो प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझना, काफी टाइम ये लगता है कि बस नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैंने ये ठान लिया है और मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे वही करना है, पर हमने सोचा नहीं है कि क्या वो मेरी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक पहला स्टेप है टू रियली डिफाइन द प्रॉब्लम और कैसे हम प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ये हमें समझना जरूरी है। सेकंड, फिर आप आते हैं कि आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर हम शायद सिर्फ मैं जैसे शायद सिर्फ अपने पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था और मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, और जब मैं अपनी फैमिली के पास गया और उनसे सजेशंस मांगे तो उन्होंने मुझे और भी अलग अलग ऑप्शंस बताए और उनके बारे में सोचने के लिए भी कहा। तो इस तरीके से हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस अलग अलग लोगों के से इकट्ठे करने हैं और सोचना है कि अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं सेम प्रॉब्लम के, तो अलग पाथ हो सकते हैं वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार आपने वो कर लिया है तो फिर उसके बाद आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपके अलग अलग जो सॉल्यूशंस निकल के आए हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए आप के लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आप चूज करेंगे कि आपको क्या सॉल्यूशन
यूज़ करना है और उसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो जब मैंने अपना घर छोड़ा था तब मुझे ये नहीं पता था कि शायद कुछ क्वेस्ट जैसा होगा उस जर्नी की उस डिसीजन की वजह से कि मैं बाहर जाके एक्सप्लोर करूंगा और काफ़ी कुछ सीखूंगा कल्चर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पार्टनरशिप्स के बारे में, लोगों को साथ में लाने के बारे में। तो शायद मुझे पता नहीं था कि क्या इसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, पर मुझे लगा कि हाँ, इसको मैं फॉलो करता हूँ, कुछ होगा। पर ज़रूरी है कि हम थोड़ा आगे की सोचें। हम मेरी ये सोच है कि हम 10 साल वी थिंक इन 10 years and think about 10 years and the decisions we and think long term. While short term responsibilities are there, we should not stop ourselves from having a vision for ourselves, having a mission for ourselves, नोइंग कि हम कैसे इस विजन और मिशन को अचीव करेंगे, हमारे स्ट्रैटेजीज क्या होंगे, ये ज़रूरी है टू बी एबल टू प्रोजेक्ट, टू बी एबल टू थिंक लॉन्ग टर्म। सो या दैट्स रियली द प्रोसेस। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। I would encourage you to use these 4 steps while making decisions, while thinking about options, while evaluating and weighing the advantages, disadvantages, or the pros and cons, and to choose a solution that will have the most number of positive outcomes. Yeah, so this is the 4-step process I would like to leave our learners and facilitators with. एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं अराउंड डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। तो मैं कहूँगा कुछ मेरी लर्निंग्स रही है कि क्या मेरी लर्निंग्स रही हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। तो वो लर्निंग्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कुछ क्विकली। पहली लर्निंग ये रही है डिसीजन मेकिंग को लेकर कि रिलेशनशिप्स, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली से लेके, फ्रेंड से लेके, वर्क कॉलीग्स, और हमारे समुदाय में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में काफ़ी लोग होते हैं, वो काफ़ी हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन के बीच में कभी जब हमें चॉइस करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में डायलेमा आते हैं, और वो डायलेमास में हमको सबसे ज़रूरी ये प्रश्न आता है कि मुझे साथ व्हाट डू आई वैल्यू, व्हाट इज ऑफ वैल्यू टू मी, इज इट फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, कम्युनिटी। आई हैव टू मेक अ चॉइस and be comfortable in communicating sometimes that this is the choice I am making and why I am making this choice, and it is not necessary कि I have to please everyone, सभी को खुश रखना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये ज़रूरी है कि मैं ये चॉइस क्यों ले रहा हूँ और कैसे ले रहा हूँ, ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है लोगों को, और ये नहीं सोचना कि वो क्या सोचेंगे, उनको बुरा लग जाएगा तो इसीलिए मैं ये कर लेता हूँ। नहीं तो फिर हम हमारी ज़िंदगी औरों के लिए जिएंगे, खुद के लिए शायद ना जी पाए। सेकंड, आई थिंक काफ़ी टाइम जो मैंने कहा अर्लियर कि हमारे इमोशंस काफ़ी टाइम हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं हमारे पर्सनल गोल्स को लेकर, और इन पर्सनल गोल्स, अगर मेरा गोल है कि मुझे आगे बढ़ के एक NGO स्टार्ट करना है, तो ये कभी कभी मैं बहुत पैशनेट हो जाता हूँ उस गोल को लेकर, और फिर वो पैशन में बहुत सारी चीज़ें बह जाता हूँ उस पैशन में कि ये भी करूँगा, पूरी इंडिया में यूथ को बदल देंगे। तो वो पैशन कभी कभी बहुत हम पैशनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से
हम इमोशनल हमारे इमोशंस काफ़ी आ जाते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और वो ऑब्जेक्टिविटी जो ज़रूरी है कि जब जैसे हमने बोला आगे की ऑप्शंस और पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोच के भी हमें डिसीजन लेना है, वो कभी कभी हम नहीं ले पाते। तीसरी जो चीज़ है जो इम्पैक्ट करती है हमारी डिसीजन मेकिंग को, वो है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे अभी अगर हम देखें कि कोविड-19 आया हुआ है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट कोविड-19 इज हैविंग ऑन पीपल हु आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। अब आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोविड-19 का उसमें हाथ है, और वो हाथ इसीलिए है क्योंकि अदरवाइज हम वेबिनार के माध्यम से नहीं करते, हम क्लासरूम में सेशंस करते, हम विजिट्स करते, हम और चीज़ें करते। तो काफ़ी टाइम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारे ऑप्शंस क्या हैं वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करते हैं कि मेरे चॉइसेस क्या हैं, और वो चॉइसेस शायद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे ज़िंदगी में होते हैं। तो दैट इज वन अदर फैक्टर, और हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हमें चाहिए 20,000 की नौकरी, पर आज हमें सिर्फ 10,000 की नौकरी मिल रही है, 12,000 की नौकरी मिल रही है, तो मैं शायद वो पहला कदम लूं, क्योंकि वही मेरे सामने वही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और वो पहला कदम मुझे अपने दूसरे या तीसरे कदम पे भी ले जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे जाना है उस तरफ जहाँ 20,000 या 25,000 की नौकरी मुझे मिले या 2 लाख की भी नौकरी मुझे मिले। तो ये बात ज़रूरी है सोचना। फोर्थ थिंग जो मैं कहूँगा, नेगोशिएशन स्किल्स, जो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, to be able to discuss the advantages, disadvantages, जो आपके ज़िंदगी में आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखते हैं, उनके साथ आपको बैठ के चर्चा करना, आपके आइडियाज़ रखना, उनसे सजेशंस लेना। तो ये पूरी प्रक्रिया ज़रूरी है कि आप नेगोशिएट करें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, और उनके साथ नेगोशिएट करके आपके ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हुए फिर डिसीजन लें, क्योंकि फिर वो लोग भी समझेंगे कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है आपके इन्फ्लुएंसर्स के साथ। और आई थिंक फाइनली ये होता है कि काफ़ी सारे डिसीजंस बहुत इंट्यूटिवली हम लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है, उसको जानते हुए, पर साथ साथ कभी ना कभी ये प्रोसेस का उपयोग करना ज़रूरी है, और ये प्रोसेस का अगर हम उपयोग करेंगे हमारी डिसीजन मेकिंग में, तो हम ज़्यादा अवेयर होंगे कि क्या इसके नतीजे हो सकते हैं इस डिसीजन के, और वो नतीजों को एक्सेप्ट करना भी हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है।